हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने 75 क्वेश्चन तक के सॉल्यूशंस कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे 76 क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 76 क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज कांस्टेंट टू मूव अलोंग द इनर सरफेस ऑफ अ फिक्स्ड हेमिस्फेरिकल बाउल, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द पार्टिकल इज। मैंने पूछा कि कोई पार्टिकल है, वो किसी फिक्स्ड हेमिस्फेयर का एक बाउल है, उसके अंदर वो क्या कर रहा है, उसके अंदर मूव कर रहा है। तो पूछा कि कितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। तो देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हमारे पास होता है F इज इक्वल टू 3n माइनस के। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वन पार्टिकल है तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 1, क्योंकि हमारे पास वन पार्टिकल है। ठीक है, इसमें लिखा है के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब कितने हमारे पास कांस्टेंट है, वन कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो f का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1। तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे यहाँ पर? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। नेक्स्ट है, a spring of force constant k is cut into two pieces such that one piece is doubled the length of the other. The long piece will have a force constant. यहाँ बोला गया है कि स्प्रिंग कांस्टेंट k है और एक हमारे पास क्या था, एक हमारे पास वायर है, स्प्रिंग है, उसको टू पीसेस में कट कर रखा है और इस तरह से कट कर रखा है कि यहाँ पर कि जो एक पीस है वो डबल है किससे, फर्स्ट वाले से। कुछ इस तरह से इन्होंने क्या कर रखा है, जो कट कर रखा है। तो पूछे जो लॉन्ग वाला वायर है ना, लॉन्ग वाला पीस है, उसका फोर्स कांस्टेंट बताओ। तो देखो, हमें पता है कि जो फोर्स कांस्टेंट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। ठीक है, यहाँ पर जो टोटल लेंथ होगी उस स्प्रिंग की वो कितनी होगी, कैपिटल एल होगी। कितनी होगी, टोटल एल होगी। फिर उसके बाद उसने इसको टू पीसेस में डिवाइड किया ना, तो डिवाइडेड इनटू टू पीसेस। तो डिवाइडेड इनटू टू पीसेस। ठीक है, अब उसके बाद रेशियो में, इन द रेशियो, और रेशियो क्या होगा इसका, टू पीसेस इन द रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड करा, हमें दिख रहा है ना, 1:2 में डिवाइड करा है ना। तो जो लेंथ होगी, लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ शॉर्ट पीस। ठीक है, तो लेंथ ऑफ शॉर्ट पीस कितनी होगी, देखो नीचे जब फ्रैक्शन निकालते हैं टोटल लिखते हैं तो हो जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 1। तो शॉर्ट पीस की लेंथ कितनी होगी, 1/3। तो ऐसे ही जो लेंथ होगी लॉन्ग पीस की वो कितनी होगी, कितनी होगी, ये हो जाएगी हमारी 2/3। ठीक है, और लेंथ के लिए निकाला था इंटू एल और ये हो जाएगा इंटू एल। ठीक है ना। अब हमें पता है इस वाली इक्वेशन से ही जो हमने लिखा था, अगर हम इसको लिखें तो लिख सकते हैं के एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें लॉन्ग पीस की बतानी है। तो लॉन्ग पीस के लिए के हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमें के लॉन्ग निकालना है, के लॉन्ग, और इसकी जो लेंथ है हमारी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 2/3 एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और जब हम फॉर्मुला लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, K1L1 इज इक्वल टू K2L2 इज इक्वल टू K इंटू एल। तो ये भी लिख सकते हैं के एल इज इक्वल टू हमारा के लॉन्ग एल लॉन्ग। शॉर्ट हमें निकालना नहीं है तो इसमें शॉर्ट को लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो अब हमें के क्या निकालना है, हमें के लॉन्ग निकालना है। लॉन्ग वाले पीस का हमें फोर्स कांस्टेंट निकालना है। तो हम लिख देंगे यहाँ से के लॉन्ग, एल लॉन्ग कितनी हो रही है, 2/3 एल, और ये हो जाएगा हमारा एल। एल से एल कट गया तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। ठीक है, अब हमें निकालना है के लॉन्ग। तो के लॉन्ग हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू कितना, के इंटू 3/2, यानी कि 3/2 के। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द वेलोसिटी ऑफ साउंड बी डबल इट्स वैल्यू एट 273 केल्विन। ठीक है, देखो बताना है कि किस टेम्परेचर पर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो डबल हो जाएगी, है ना। और इनिशियल टेम्परेचर कितना लिखा है, 273 केल्विन। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू गामा पी अपॉन रो होता है ना। तो वहां से पीओ जब हम रो की वैल्यू रखेंगे तो ये आता है गामा आर टी अपॉन एम, यानी कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर रूट टी के। यहाँ पर हमें गिवन है T1 इज इक्वल टू 273 केल्विन, और T2 के लिए बताना है कि किस टेम्परेचर पर जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, डबल। ये कंडीशन है कि किस टेम्परेचर पर जो वेलोसिटी है वो डबल हो जाएगी। तो अब हमारा फॉर्मूला लिखते हैं हम, हमारे पास V1 कितना आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट T1, और T1 कितना है हमारे पास 273 केल्विन, है ना। और V2 इज इक्वल टू कितना, स्क्वायर रूट में T2 जो हमें निकालना है। तो डिवाइड कर देंगे V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 273 अपॉन T2। V1 कितना है, V1 और V2 कितना है, 2V1, तो 273 अपॉन T2, 1/4 273 अपॉन
T2। तो यहाँ से जब T2 निकालेंगे तो T2 कितना आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 पर 2 1, 4 7 ज़ा 28 9 और ये 10, 1092 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन दिया बता रखा है कि इसका जो वो होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो, इससे तो डायरेक्ट भी हमें पता है कि हम इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है SHM विद एम्पलीट्यूड n√a² प्लस v²। देखो कैसे आता है, सिंपल अगर हम निकालें तो हमारे पास कितना आएगा इसका, अगर हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो आएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा, ये आता है a² प्लस b² प्लस 2ab cos फाई। ठीक है, और साइन और फाई, साइन और कॉस में जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो फाई 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से जब ये 90 डिग्री होगा तो कोस 90 जीरो हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बचेगा √a² प्लस b²। तो यानी कि डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए। जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो ए है, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज v0, और मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो v0 है। तो बताना है द एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय। कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पर जो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी है वो तो गिवन है, वो उसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वेलोसिटी का ए ओमेगा, है ना। ये होता है ना v इज इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस x²। जब मैक्सिमम के लिए x 0 हो जाता है तो कितना बचेगा, v0 इज इक्वल टू ए ओमेगा, और मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन है वो होता है ए ओमेगा²। ठीक है, अब इन ऑप्शंस में हमारे पास ना तो ए है ना ओमेगा है, तो हमें क्या करना, हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस वाली इक्वेशन से ओमेगा निकालें तो कितना आ जाएगा, v0 अपॉन ए। ठीक है, तो अगर इनसे पुट करें a इज इक्वल टू ए इंटू v0² अपॉन a², तो a से a कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू v0², और ये हमें दे रखा है a अपॉन में a। अब यहाँ इन्होंने a गिवन है मैक्सिमम और यहाँ पर a0 दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ए। अगर इन्होंने पूछा है कि एम्पलीट्यूड बताना है तो एम्पलीट्यूड कैपिटल ए को इधर ले आएंगे, ए इज इक्वल टू v0² अपॉन में a0। तो जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है ना कि इसका आंसर कोई और होगा जो मैंने सॉल्व कराया, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगर आपको भी लगता है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए या कुछ और हो सकता है। नेक्स्ट है एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज हाफ ऑफ इट्स एनर्जी। इसे पूछ रखा है कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट, किस डिस्प्लेसमेंट के लिए जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ हो जाएगी उसकी टोटल एनर्जी से। मतलब ये कंडीशन दी है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी से हाफ हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/2k a² माइनस x², है ना। और जो हमारे पास टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 1/2k a²। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2k x²। तो अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a² माइनस x² इज इक्वल टू 1/2 a²। तो ये जगह a² माइनस 1/2 a² इज इक्वल टू x²। तो x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a² माइनस a² अपॉन 2, x² इज इक्वल टू a² अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a अपॉन √2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आंसर कितना हो जाएगा, a अपॉन 2, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी a अपॉन √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑफ मास m kg इज गिवन बाय। हमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है यहाँ पे जूल पर kg, और कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ हमें गिवन है u इज इक्वल टू 2π² x² प्लस 9। अब देखो जूल पर kg का मतलब क्या है कि यहाँ पर u अपॉन m की वैल्यू ये हमें गिवन है ना। तो हम जब कंपैरिजन करेंगे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/2 m ओमेगा² x², 1/2 k x² होता है ना, नॉर्मली होती है ना 1/2 k x², ये हमें याद रहती है, वैसे तो ये फॉर्मूला भी याद ही होगा आप लोगों को। तो हमारे पास k इज इक्वल टू ओमेगा² इज इक्वल टू क्या होता है, √k अपॉन m, है ना। तो यहाँ से जब हम निकालते हैं ना तो k अपॉन m, तो यहाँ से k हमारे पास आता है m ओमेगा², है ना। तो यहाँ से हमने निकाला, तो 1/2 m ओमेगा² x²। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, प्लस में 9 भी दे रखा है, यानी कि कांस्टेंट दे रखा है, एक कांस्टेंट दे रखा है c। ये हमने इक्वेशन बना दी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास m नहीं है क्योंकि यहाँ पर u अपॉन m की वैल्यू, एक्चुअल में ये जो वैल्यू है वो u अपॉन m की है क्योंकि ये जूल पर kg है। तो अगर हम m यहाँ लेके आए तो 1/2 ओमेगा² x², और ये आप लोगों को पता है कि कांस्टेंट को हम डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो ये तो कांस्टेंट ही रहता है, तो ये रहेगा हमारा कांस्टेंट। अब अगर हम कंपैरिजन करें 1 और 2 का तो देखो कितना आएगा, x² तो सेम है, यानी कि 2π² इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा²। ठीक है, अब हमारे पास ओमेगा² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4π²। अब पता है आप लोगों को क्योंकि टाइम पीरियड निकालना है कि ओमेगा² होता है 2π/t,
तो जब हम यहाँ रखेंगे तो ये जगह 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, यानी कि टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। नेक्स्ट 83 का दे रखा है, द एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 1 जूल। किसी सिंपल पेंडुलम की जो एनर्जी है वो कितनी है, 1 जूल है। व्हेन इट्स लेंथ इज 2 मीटर, और उसकी लेंथ 2 मीटर है, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एनर्जी व्हेन इट्स एम्पलीट्यूड इज नॉट चेंज। तो हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है जब उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो तो चेंज ना हो, बट उसकी लेंथ क्या हो जाए, चेंज होकर कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। तो देखो अभी एनर्जी का हमने फॉर्मूला लिखा था ना, E इज इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर लिखा था, लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है फॉर्मूला, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, है ना, और ओमेगा स्क्वायर होता है 2 पाई अपॉन टी। तो जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ना ओमेगा की, ठीक है, तो हमारे पास जो ओमेगा जब 2 पाई अपॉन टी पुट करेंगे तो ये जगह 2 पाई अपॉन टी की वैल्यू है 2 पाई, और ये अंडर रूट एल अपॉन जी, तो ये बन जाएगा जी अपॉन एल कट जाएगा। तो जब हम ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से तो कितना आएगा, ये आएगा जी अपॉन एल, है ना। तो ये वाली वैल्यू अगर हम इसे पुट करें, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एनर्जी और लेंथ के बीच में रिलेशन चाहिए, तो हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर जी अपॉन एल, और ये बन जाएगा ई स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ की, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हमें क्या बोला, इन्होंने एनर्जी दे रखी है, इन्होंने लेंथ दे रखी है, ठीक है। तो एनर्जी और लेंथ के बीच में रिलेशन है, और बोला कि एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है, वो तो सेम है। तो ये सेम है, और जी क्या होता है, जी की जी तो हमारा कांस्टेंट है, स्मॉल जी की वैल्यू हमारी है ना। तो हम क्या करेंगे, एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा E1L1 इज इक्वल टू E2 L2। अब हमें गिवन क्या क्या है, E1 इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1 जूल, ठीक है, और हमें हमारे पास L1 कितना दे रखा है, L1 है 2 मीटर। फिर उसके बाद उसने बोला है कि हमें क्या बताना है, एनर्जी बतानी है कब, जब एम्पलीट्यूड तो चेंज ना हो और लेंथ कितनी हो जाए, 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, E1 हो गया 1, L1 हो गया 2, E2 हमें निकालना है, और ये हो गया 1 मीटर। तो यहाँ से E2 कितना आ गया, E2 आ गया 2 जूल। तो यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ डैम्प्ड ऑसिलेटर इज गिवन बाय। हमें इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, x इज इक्वल टू 5 e की पावर माइनस 0.25t sin पाई अपॉन 2t। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटिंग पॉइंट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर t दे रखा है कैपिटल T अपॉन 4, ठीक है, और यहाँ पर e की पावर माइनस 0.25 की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। तो कैसे करेंगे देखो इस क्वेश्चन को, यानी कि t हमें दे रखा था उसने T अपॉन 4, है ना। अब कैपिटल T कैसे निकालें, कैपिटल T का फॉर्मूला हमें पता है ना, 2 पाई अपॉन ओमेगा से निकाल सकते हैं हम। अब बताओ जरा ओमेगा कितना गिवन है यहाँ पर, साइन ओमेगा टी, है ना, तो ओमेगा है पाई बाई 2, तो 2 पाई अपॉन में पाई बाई 2, तो कैपिटल टी आ गया 4, तो स्मॉल टी कितना आ जाएगा, 4 अपॉन 4, यानी कि 1 सेकेंड हमें यहाँ पर स्मॉल टी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। टी इज इक्वल टू 1 सेकंड आ गया हमारा। तो हम यहाँ पे फटाफट अब क्या करेंगे, एक्स हमें दे रखा है, तो अब उसने क्या बोला, हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, एक बार इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं dx अपॉन dt, ताकि हमारी वैल्यू आ जाए। तो कैसे करेंगे, 5 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो हमारे पास फंक्शन है, e की पावर माइनस 0.25 और एक साइन। तो कैसे करते थे, हम रखते थे फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा e की पावर माइनस 0.25t, इंटू सेकंड का करेंगे साइन का हो जाता है cos पाई अपॉन 2, ठीक है, t, और इंटू पाई बाई 2। फिर नेक्स्ट प्लस, अब साइन एज इट इज रहेगा साइन पाई बाई 2 अपॉन, और ये t इंटू ई का क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 0.25t और इंटू माइनस 0.25। अभी हम देख पा रहे हैं कि साइन कोस पाई बाई 2 और t की वैल्यू 1 सेकंड है, तो कोस पाई बाई 2 जीरो हो जाता है, यानी कि ये पूरी टर्म तो हमारी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो जो b है वो हमारे पास कितना आएगा, 5 एज इट इज बाहर रहेगा, ठीक है। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 0, t इज इक्वल टू कितना है, 1 सेकंड। तो ये साइन पाई बाई 2 और t की वैल्यू है 1, इंटू ई की पावर माइनस 0.25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.779 इंटू माइनस 0.25, साइन 91 हो जाता है। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 0.779 इंटू ये माइनस बाहर आ जाएगा इंटू 0.25, जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 0.974 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 85 क्वेश्चन है, 85 क्वेश्चन में हमें बताना है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड इज एसिमेट्रिकल, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड इन एसिमेट्रिकल, यानी कि तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ये एसिमेट्रिकल होता है। फिर डॉपलर इफेक्ट इन साउंड इज सिमेट्रिकल, गलत हो जाएगा। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट इज सिमेट्रिकल, ये भी करेक्ट है, लाइट के लिए सिमेट्रिकल होता है, और ये इनकरेक्ट,
यानी कि 1 और 3 हमारे दो ऑप्शन क्या है हमारे पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे दोनों। नेक्स्ट है 86। A person is standing on railway platform and engine while approaching the platform blows a whistle of pitch 660 Hz. The speeds of the engine is 72 km per hour, velocity of sound 350 meter per second. Calculate the apparent pitch of the whistle as heard by the person. मतलब यहाँ बोला गया है कि एक आदमी है जो कहाँ खड़ा है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर वो खड़ा है, ठीक है। और द स्पीड ऑफ द इंजन की जो स्पीड है वो कितनी है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग रेलवे प्लेटफॉर्म एंड इंजन व्हाइल अप्रोचिंग द प्लेटफॉर्म, कहाँ जा रहा है वो, एक प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा है, ठीक है। और जो विसल है उस ट्रेन की इंजन की वो कितनी है, 660 हर्ट्ज में दे रखी है। द स्पीड ऑफ इंजन, स्पीड दे रखी है इंजन की, और यहाँ पर साउंड की स्पीड दे रखी है। तो पूछा गया है जो अपरेंट पिच है यानी कि जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो हमें यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर इसने एफ दे रखा है हमारे पास 660 हर्ट्ज दे रखा है, ठीक है। और एक हमारे पास जो इंजन है वो क्या हो गया, सोर्स हो गया, ठीक है। और जो पर्सन खड़ा है वो ऑब्जर्वर हो गया हमारे पास। अब ये क्या है, ये तो खड़ा है तो यानी कि रेस्ट पे है। अब उसे बोल रखा है जो सोर्स है यानी कि जो इंजन है उसकी स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, तो ये 5/18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 18 4 जा 72, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू, जैसे नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वही होता है एफ, और ये हो जाएगा हमारा v प्लस माइनस वी नोट यानी ऑब्जर्वर वाला, और v प्लस माइनस वी सोर्स। अब यहाँ पर क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो वी नोट तो हमारी क्या हो जाएगी, वी नोट की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, एफ डैश इज इक्वल टू एफ वी अपॉन। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। देखो इसमें हम याद रखते हैं कि अगर सोर्स इधर अप्रोच कर रहा है तो नेगेटिव आएगा, और सोर्स से दूर जा रहा है तो प्लस आएगा। तो यहाँ पर आएगा v माइनस वी एस। तो हमारे पास एफ डैश इज इक्वल टू, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी थी वो 660 दे रखी थी, और यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड है हमारे पास 350 अपॉन में 350 माइनस 20। तो एफ डैश इज इक्वल टू 660, 350 अपॉन में 330, ठीक है। 330 टू जा 660, तो एफ डैश कितना आ जाएगा, 700 हर्ट्ज। तो यह आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन 700 हर्ट्ज। नेक्स्ट है मास ऑफ प्लैनेट इज 2 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। कह रहे कि जो मास ऑफ अ प्लैनेट है इज 2 टाइम द मास ऑफ अर्थ, वो अर्थ की मास से कितना है, 2 टाइम्स है। एंड द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, उस प्लैनेट की जो रेडियस है वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ से आधी है। तो बताना है कैलकुलेट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ प्लैनेट, यानी कि हमें भाई सरफेस ऑफ प्लैनेट पे स्मॉल जी हमें बताना है ये, ठीक है। अब कंडीशन क्या दे रखी है, जो मास है वो कितना है अर्थ के मास से 2 टाइम, और जो रेडियस है प्लैनेट की वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ से कितनी है, हाफ है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, स्मॉल जी इज इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो पहली कंडीशन होगी जो उसने हमें गिवन थी क्वेश्चन 1। अब जो प्लैनेट है उसके लिए क्या क्या कंडीशन दे रखी है हमारे पास, G इंटू जो मास ऑफ प्लैनेट है वो कितना है, 2 इंटू मास ऑफ अर्थ, और जो हमारे पास रेडियस ऑफ प्लैनेट है वो क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन टोटल स्क्वायर। तो हमारे पास ये हो जाएगा G 2ME अपॉन RE स्क्वायर, और ये 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन से 1/2 डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा स्मॉल GE अपॉन हमारे पास आ जाएगा GP इज इक्वल टू G 2ME अपॉन RE स्क्वायर। इसको हम छोटा करके लिखते हैं, इज इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर इंटू RE स्क्वायर, डिवाइड को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई लगा दिया, और ये डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर चेंज हो गया, अपोजिट हो गए। तो ये आ जाएगा हमारा G2ME4 ये, तो GME से GME कट गया, RE स्क्वायर से RE स्क्वायर कट गया, तो ये हो जाएगा 1/8। तो GP कितना हो जाएगा, ये है G, उसको G मान रखा है इन्होंने GP, तो GP इज इक्वल टू 8 GE या G, 8 G आंसर आ गया, यानी कि हमारे पास बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास 88 क्वेश्चन। अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्प्रिंग इज गिवन बिलो। Spring constant of spring are 50 Newton per meter and 100 Newton per meter. Determine the time period of oscillation of the 66.6 kg mass. ये कह रहे हैं कि जो स्प्रिंग है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें बताना है टाइम पीरियड। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें K1 गिवन है 50 न्यूटन पर मीटर, K2 गिवन, K2 है हमारे पास 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब हमें उसने बोल रखा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये कैसे होता है, 1/k इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, 1/50 प्लस 1/100। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/k इज इक्वल टू 100 ऐसे हम आ जाएगा, 50 2 100 2 + 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा 100/3, ठीक है। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है स्प्रिंग के लिए, 2π √m/k, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास T इज इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट। अब हमारे पास जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 66.66 kg, ठीक है।
अगर हम 100/3 की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, 3×3 = 9, 3×3 = 9, 33.33 आ जाएगा, है ना, 33.33। तो ये 2 टाइम जाएगा, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 पाई और ये √2, तो यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 2√2 और पाई सेकेंड, यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। Next है the apparent frequency of a tone when a listener move toward a stationary source with a velocity 40 meter per second is 200 hertz. When the listener move away from the same source with same speed, the apparent frequency of the same tone is 160 hertz. The velocity of sound in air is. ये कह रहा है कि जो apparent frequency है किसी टोन की, मैंने लिसनर मूव, जब कोई लिसनर जो है वो क्या कर रहा है, स्टेशनरी जो सोर्स है उसकी तरफ मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है और उसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है। वो कह रहा है जब अगर क्या करे लिसनर, क्या कर ले लिसनर, सेम सोर्स सेम है और उसकी स्पीड भी सेम है, वो क्या करे, वो मूव कर जाए, वो उससे दूर जाने लगे, तो तब बताना है हमारे पास हमें कि जो वेलोसिटी है साउंड की वो कितनी होगी। तो 89 क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो जब हमारे पास पहली कंडीशन क्या है कि जब जो लिसनर है वो किधर जा रहा है, सोर्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जब लिसनर सोर्स की तरफ जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनता है, ये बनता है f' = f v + v0/v, ठीक है। अब उसने हमें क्या बोल रखा है, उसने हमें फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है इसकी, ये दे रखा है उसने, अपरेंट फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है कितनी, 200, और ये हमें नहीं पता v कितना है हमारे पास, और ये बन जाएगी इक्वेशन v प्लस, और ये दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड और अपॉन में v हमें नहीं पता, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन में क्या करेगा, अवे जा रहा है, वो दूर जा रहा है सोर्स से, तो सोर्स से दूर जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सोर्स से दूर जाने के लिए अवे फ्रॉम द सोर्स फॉर्मूला बन जाएगा f v - v0/v, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो कितनी है, 160, ये हो जाएगी f, ये हो जाएगा v - 40/v, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 1/2 कर देंगे, तो जब 1/2 करेंगे तो 200/160, ठीक है, f से f कैंसिल हो जाएगा, तो v + 40 और v से v कैंसिल, तो v - 40 ये हमारे पास बचेगा, ठीक है। और इधर ये 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 5 20, 4 4 16, तो ये बचेगा 5v - 200 इज इक्वल टू 4v + 160, ठीक है। 5v - 4v इज इक्वल टू 160 + 200, तो जो वेलोसिटी है वो साउंड की कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 360 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ये फॉर्मूला कब है, जब टुवर्ड जा रहा है, ठीक है, और ये फॉर्मूला हमारे पास कब है, ये वाला अवे फ्रॉम द सोर्स। Next 90, a body of weighs 63 Newton on the surface of Earth. What is the gravitational force on it due to the Earth at height equal to the half of radius of Earth? ये कह रहे हैं कि एक जो अर्थ की सरफेस पर जो बॉडी है उसका वेट कितना है, उसका वेट है 63 न्यूटन, ठीक है। और अगर वो क्या करे, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है, अगर ड्यू टू द अर्थ, अगर वो किसी हाइट पर चला जाए और वहां पर जो है अर्थ एट हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस, और जिस जो हाइट पे वो जाएगा वो जो हाइट होगी वो रेडियस से कितनी होगी, हाफ होगी अर्थ के रेडियस से। तो यानी कि हमें देखो पहले गिवन क्या वेट दे रखा है मेरे पास 63 न्यूटन, है ना, और कंडीशन उसने पूछी है ग्रेविटेशनल फोर्स कब निकालना है, उस हाइट पर निकालना है जो अर्थ की रेडियस से कितना हो जाए, हाफ, उस हाइट पर हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो देखो हाइट पर जो हमारे पास जी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जी r/r + h का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है कि जो वेट है वो कितना होता है, m × g, यानी कि वेट g के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो g का फॉर्मूला अगर ये है तो w का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट, और जो वेट है ना वही हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, वेट बोल सकते हैं। तो ये का फॉर्मूला हो जाएगा WH हाइट पर, w r/r² + h², ठीक है, और सॉरी r + h का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, WH हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है, W हमें दे रखा है 63 न्यूटन, है ना, और यहाँ पर R/r + h की वैल्यू कितनी है, r/2 दे रखी है उसका स्क्वायर, तो WH इज इक्वल टू 63 और r/ ये कितना बन जाएगा, 2 हम एलसीएम लेंगे, 2 और 1 3r/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो WH हमारे पास आ जाएगा 63 × 2/3, 3 2 = 6, 3 1 = 3, तो WH हमारे पास आ गया 63 इंटू, अच्छा सॉरी स्क्वायर भी तो था ना, स्क्वायर छोड़ दिया हमने, स्क्वायर था, तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9, ठीक है, 9 7 = 63, तो 7 4 = कितना आ जाएगा हमारे पास 28 न्यूटन। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 91 दे रखा है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इनकी हमें डायमेंशन बतानी है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो, इज इक्वल टू जी m1 m2/r², ये फॉर्मूला सबको पता है ना, तो जी कितना हो जाता है r² और अपॉन में m1 m2, तो यहाँ से कितना हो जाता था, फोर्स होता है हमारे पास mlt - 2 और रेडियस होती है r² m², तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास m - 1 l³ t - 2, तो फर्स्ट तो ये हो जाएगा हमारे पास करेक्ट है ना।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी हम निकाल लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी देखो, एनर्जी कोई सी भी हो, सबकी डायमेंशन वही होती है ml² t-2। ये भी करेक्ट है। जब पोटेंशियल निकालेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा l² - t²। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास तीन ऑप्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा अगर इसमें यहाँ पर ये तो हमने निकाल लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी को डाउट हो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे आया, तो देखो ध्यान रखेंगे, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में मास, है ना, कि किसी मास को लेके आने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो वर्क का क्या होता है, जो एनर्जी का ml² t-2, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो वही बचेगा l² t-2। ठीक है, अ पार्टिकल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 9.8 किलोमीटर पर सेकंड। एक पार्टिकल को हम अपवर्ड डायरेक्शन में हमने क्या क्या फायर किया, और स्पीड है 9.8 किलोमीटर पर सेकंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल। बताना है कि जो पार्टिकल ने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन की, और रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है हमारे पास, स्मॉल जी यहाँ पर गिवन है, और कंसीडर ओनली अर्थ ग्रेविटेशन। अर्थ ग्रेविटेशन ओनली हमें क्या करना है, कंसीडर करना है। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि एनर्जी कंजर्व रहती है ना, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो हम यहाँ क्या निकाल सकते हैं, अगर मैं बोलूँ कि इनिशियली जो इनिशियल है वो टोटल एनर्जी कितनी है, तो कितनी होती है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल कितनी हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि जब हमें दे रखा है कि ग्रेविटेशन, पोटेंशियल एनर्जी हमारी नेगेटिव होती है, जी m अपॉन आर, है ना। तो और उसने बोला, इक्वेशन 1 हो गई, मैक्सिमम हाइट के लिए बोला ना कि मैक्सिमम हाइट बताओ। तो ये हमें पता है कि जब कोई पार्टिकल ऊपर जाएगा और मैक्सिमम हाइट जाके क्या हो जाएगा, जो v है वो 0 हो जाती है इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल क्या हो जाएगा, 1/2, ये तो 0 हो जाएगी कि v 0 हो जाएगा, माइनस जी m अपॉन आर। ठीक है, आप क्या करेंगे, हमें पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या होती है, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो ये हो जाएगा 1/2 mv² माइनस जी m अपॉन आर, और इज इक्वल टू, अच्छा हाइट एच हाइट पर बोला है उसने, है ना, तो हमें यहाँ पर r प्लस एच लिखना पड़ेगा। तो हो जाएगा g माइनस जी m अपॉन में r प्लस एच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट, अभी हमने पीछे लिखा था g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी एम की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, जी आर स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 mv², और ये इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस जी एम की जगह पे लिखेंगे माइनस जी आर स्क्वायर m अपॉन में r प्लस एच, और ये हो जाएगा जी एम, ये हो जाएगा माइनस का जी r² अपॉन आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अगर आपने देख लिया हो तो हम इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 mv² इज इक्वल टू माइनस, अच्छा m ये हो जाएगा हमारे पास जी r² m अपॉन में r प्लस एच, और ये बच गया माइनस का जी आर। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, हमारे पास दो जगह m था ना, तो यहाँ पर भी m आएगा, तो m तो दोनों साइड से हट जाएगा, m यहाँ से हट जाएगा। तो 1/2 v² इज इक्वल टू माइनस जी r² अपॉन में r प्लस एच, और माइनस का जी आर। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा ये सॉल्यूशन। 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू वी कितना देखा 9.8 किलोमीटर पर सेकंड, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 98, और है ना, ये है ना 9.8 इंटू कितना आ जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा 9800। तो हम दो बार लिखेंगे, तो 98 इंटू 98, और 10 की पावर क्या लिख देंगे 4, इज इक्वल टू माइनस का जी आर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और जब हम एलसीएम लेंगे तो बनेगा आर माइनस एच अपॉन में आर प्लस एच। तो यहाँ आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 4 = 8, 2 9 = 18, तो 49 इंटू 98 इंटू 10 की पावर 4 इंटू माइनस जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, है ना, और आर कितना दे रखा है हमें 64 किलोमीटर, तो 64 इंटू 10 की पावर 5, और ये अंदर बच गया माइनस का एच अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व कर लेना, थोड़ी लेंदी हो जाएगी कैलकुलेशन, तो ये आ जाएगा 2090 किलोमीटर, है ना। तो ये नियरली किसके इक्वल है, नियरली इक्वल हो जाएगा ये इसकी 20900 किलोमीटर के। नेक्स्ट है एवरेज डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट फ्रॉम सन आर 10 की पावर 11 मीटर एंड 10 की पावर 13 मीटर, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स। तो वी नो दैट t² प्रोपोर्शनल टू r³, तो t1 किसके बराबर हो जाएगा 10 की पावर 11 का क्यूब, अच्छा सॉरी स्क्वायर भी है, और t2² हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर 13 का क्यूब। अच्छा इसको डिवाइड कर देते हैं यहीं पर, तो t1 अपॉन t2 का स्क्वायर, 10 की पावर 11 अपॉन 10 की पावर 13, तो 1 अपॉन 10 की पावर 2 का क्यूब आ जाएगा। तो t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू 1
अपॉन 10 की पावर 2 का क्यूब है ना, तो ये स्क्वायर भी है, तो यहाँ पर 3/2 बन जाएगा ये, तो T1/T2 इज इक्वल टू 1/10 की पावर 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1/1000 आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 94 है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अर्थ सर्फेस, एक पर्सन जो है वो अर्थ सर्फेस पर खड़ा है और जिसका जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री। कैलकुलेट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द प्लेस। देखो हमें एक फॉर्मूला पता है, जी इज इक्वल टू 90, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। अब उसने बोल रखा है कि जो एंगल है वो कितना डिग्री है 45 डिग्री, तो बताना है कैलकुलेट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द प्लेस, एंगुलर वेलोसिटी हमें गिवन है यानी कि ओमेगा दे रखा है और रेडियस भी हमें गिवन है, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और ये देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा कोस 45 हमें दे रखा है और कोस 45 का स्क्वायर, कोस 45 कितना होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 1/√2 है ना, इसका स्क्वायर, तो जी डैश इज इक्वल टू जी है 9.8 और ओमेगा स्क्वायर हमें दे रखा है यानी कि 7.3 इंटू 10 की पावर -5 का स्क्वायर दे रखा है, और आर कितना है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा जी डैश इज इक्वल टू 9.8, जब इस वाली टर्म को आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0.017 और ये आंसर आ जाएगा 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 95 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, बिल्कुल सही है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज, ये भी सही है ना। बाइंडिंग एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, तो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1 एंड 2 मेरे अकॉर्डिंग ये होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, कि इक्वेटर पे क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है, 96 क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये बिल्कुल सही है हमारे पास, ठीक है ना, इक्वेटर पर हमारे पास बिल्कुल सही है। अब बॉडी वेट मैक्सिमम एट पोल्स, कि जो बॉडी वेट है वो पोल्स पर क्या होता है मैक्सिमम होता है, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है ना, बॉडी वेट क्या होता है पोल्स पर मैक्सिमम होता है, पता है। कैपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, नहीं ये गलत है, ये लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन पर बेस्ड नहीं होता, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, तो यानी कि ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है 97, a rocket start vertically over the speed v naught, its speed v at high dash will be given by। 97 क्वेश्चन, ये भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है उसकी तरह भी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया। देखो यहाँ पर भी सेम वही करेंगे, हम इनिशियल एनर्जी निकालेंगे, तो जो इनिशियल टोटल एनर्जी निकालेंगे तो वो इनिशियल टोटल एनर्जी आएगी हमारे पास 1/2 mv स्क्वायर, सेम क्वेश्चन है उसकी तरह मोस्टली जी एम एम अपॉन आर है ना, और जब हम फाइनल निकालेंगे तो फाइनल कितनी आएगी 1/2 mv स्क्वायर। बस यार एक बात है कि यहाँ पर क्या होगा, उसने मैक्सिमम हाइट नहीं बोला, तो मैक्सिमम हाइट पर हमें v को 0 रखना पड़ता है ना, और यहाँ पर हमारे पास उसने दे रखा है कि जो स्पीड इनिशियल है वो v नॉट है, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास जी एम एम अपॉन में आर प्लस एच। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये इसको इक्वल रखेंगे, तो 1/2, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होता है ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल, तो 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर, और ये जगह 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन में आर प्लस एच, इसको इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और ये बन जाएगा जी माइनस जी एम एम अपॉन में आर प्लस एच माइनस जी एम एम अपॉन आर, ठीक है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, 2 बाहर, एम से एम कैंसिल, जी एम की जगह पे क्या रखेंगे जी आर स्क्वायर, तो जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच है ना, पीछे भी लिखा था हमने, तो जी आर स्क्वायर अपॉन आर से आर कैंसिल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व कर लेना ईजी, आप तो कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी, तो जो हमारे पास आएगा ना वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा 2gh अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर, तो यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है हमारे पास वो क्या हो जाएगा 97 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ये कर लेना ईजी, अब तो हो जाएगी इसकी कैलकुलेशन। If v is the velocity with the body is projected and v naught is the orbital velocity, consider the following statement। ठीक है, अब हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, if v less than v naught the body fall back to the earth, कि अगर हमारे पास क्या हो कि जो वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से क्या हो कम हो, तो जो बॉडी है वो वापस अर्थ पर आ जाएगी, तो बिल्कुल करेक्ट है। if v is equal to v naught the body describe the circular path, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर क्या करेगी, वी लाई करेगी तो क्या होगा इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होगी, ये भी सही है। ये गलत है, अगर वी क्या हो ग्रेटर देन हो तो यहाँ पर पैराबॉलिक नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा ये हाइपरबॉलिक पाथ होगा, तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर हमारे पास होगा इसका ए ऑप्शन 1 2 एंड 3 ओनली, 1 2 एंड 3 ओनली। 99 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो क्या करती है, मास पर डिपेंड नहीं करती, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला सभी को पता है, √gm/r होता है ना, gm/r,
तो क्या करती है, क्या कह रही है, वो कह रहा है कि स्मॉल एम पे डिपेंड नहीं करता, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज डिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम। तो ये कह रहा है कि मास पर डिपेंड करता है, तो ये बात तो गलत है ना, मास पे डिपेंड तो नहीं कर रहा है वो, स्मॉल एम तो है ही नहीं। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ सेंट्रल बॉडी, ये सेंट्रल बॉडी के स्क्वायर रूट के बराबर है, तो ये बात करेक्ट है। तो फर्स्ट 3 ऑप्शन भी करेक्ट है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा हमारे पास 1 एंड 3, हमारे पास ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है 100। इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शोन इन फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गॉसियन सरफेस। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इस क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा होता तो हमारे पास स्टोक कूलम्ब इसका आंसर सही था, है ना, इसका डाउटेबल क्वेश्चन है। तो अब इसका आंसर या तो मतलब ये कुछ कुछ लोगों को लग रहा है कि इसका आंसर 14 कूलम्ब भी हो सकता है, तो अभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि इसका डाउटेबल क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि आयोग इसका क्या आंसर देता है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं, 100 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की, मतलब किसी क्वेश्चन में आपको आ रही हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है ना कि आंसर आपका चेंज आ रहा है या फिर कोई भी कि भाई आंसर ये होना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अपने मार्क्स भी प्लीज जरूर कमेंट करिए, क्योंकि अगर सब बच्चे अपने मार्क्स कमेंट करेंगे तभी हम बता सकते हैं कि कट ऑफ वगैरह कितनी जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।